Good morning, student. Now today we just going to start chapter 5, condition and iterative statement. So watch very carefully. सामान्यतः अगर हम देखें तो हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू से लेकर लास्ट तक एक सीक्वेंस के रूप में जाता है। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे स्टार्ट से एंड तक सीधे सीधे एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट ना होके वो या तो कहीं ब्रांच मिल जाएगी या बीच में कहीं एक पॉइंट पर जाकर वो वापस फिर एक जगह आएंगे, फिर वहाँ से जब तक कंडीशन तक जाएंगे फिर वापस आएंगे और तब तक ऐसा करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे जब तक कि कोई कंडीशन उनकी सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो सिंपल एग्जीक्यूशन के अलावा भी हमारे प्रोग्राम में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम हो सकते हैं जिनमें किसी में ब्रांचेस निकल सकती हैं या किसी में रिपीटिशन हो सकता है। तो ऐसे काम करने के लिए पाइथन स्टेटमेंट्स के रूप में कुछ हमें टूल्स प्रोवाइड करता है। इन टूल्स में हमारा इफ एल्स है सिलेक्शन के लिए, और फॉर और व्हाइल स्टेटमेंट्स हैं रिपीटिशन के लिए। जंप स्टेटमेंट होते हैं किसी भी कंडीशन से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए, वो प्रोग्राम में आगे भी बढ़ सकते हैं या पीछे भी आ सकते हैं। तो उसके लिए स्टेटमेंट्स हैं ब्रेक और कंटिन्यू, जिनको हम आगे पढ़ेंगे अभी। पाइथन में स्टेटमेंट्स तीन प्रकार के हैं। एक एम्प्टी स्टेटमेंट्स जिसमें सिर्फ पास लिख दिया था, पास इज ए कीवर्ड, जो जिस स्टेटमेंट की जगह हमें कुछ नहीं करना है किसी ब्लॉक में तो हम उस जगह लिख देते हैं पास। सिंपल स्टेटमेंट एक कंप्लीट स्टेटमेंट जिसमें कोई इटरेशन नहीं, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, जैसे नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, या हमने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी। दीज ऑल आर सिंपल स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब कंप्लीट बॉडी के साथ होते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होंगे कि वो किसी न किसी कीवर्ड से शुरू होंगे और एक कोलन पे खत्म होंगे। उसके बाद कोलन के बाद जो इसके अंदर इंडेंटेशन के साथ जो कुछ भी लिखते हैं दैट इज अ ब्लॉक, कंप्लीट ब्लॉक। तो ये हेडर से लेकर उस ब्लॉक तक के सारे स्टेटमेंट्स पूरा मिलके कहलाते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। एक कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर सिंपल स्टेटमेंट्स का कलेक्शन भी हो सकता है और कंपाउंड स्टेटमेंट्स का भी कलेक्शन हो सकता है। आगे पढ़ेंगे इसको और अच्छे से ब्रीफली हम लोगों को समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट जो भी हमारे रन होते हैं उनका एक फ्लो होता है, उसको कंट्रोल करने का एक मतलब फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट रहते हैं हमारे, जो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो तीन तरीके से हो सकता है। सीक्वेंशियल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्ट हुआ, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ और फिर स्टॉप हो गया। ये एक सीक्वेंस में सीधे चला रहा है, कहीं इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है। सिलेक्टिव में क्या होता है कि स्टार्ट होता है प्रोग्राम, इनपुट होता है, फिर एक कंडीशन आती है, इस कंडीशन के अनुसार हमारा फ्लो चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फ्लो इस तरफ से चलेगा, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो फ्लो इस तरफ से चलेगा। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स कहलाते हैं वो सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स कहलाते हैं हमारे, या सिलेक्टिव कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल कहलाता है। इटरेशन में क्या है कि हमने स्टार्ट किया, एक इनपुट लिया, फिर एक कुछ वैल्यू इनिशियलाइज की, फिर कंडीशन चेक की, कंडीशन अगर ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए और उसको फिर से वापस हम कंडीशन के ऊपर ले गए, फिर कंडीशन चेक की, कंडीशन अगर फिर भी ट्रू है तो फिर से हम वापस गए, और इस तरीके से तब तक हम ये घूमते रहेंगे, इस लूप में तब तक घूमते रहेंगे जब तक कि हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल्स होने पर हम वापस ये खत्म की तरफ बढ़ चलेंगे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स हमारे कहलाते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट या रिपीटिटिव स्टेटमेंट्स। तो देखा हमने कि हमारे जो स्टेटमेंट के फ्लो कंट्रोल हैं वो तीन तरीके के हैं, सीक्वेंशियल, सिलेक्टिव एंड इटरेटिव। अगर हम प्रोग्राम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है उसको डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप्स चाहिए, तो पहला स्टेप है कि जो प्रॉब्लम है आपकी उसको सही तरीके से डिफाइन किया जाए। मीन्स सबसे पहली जो स्टेप है कि जिस प्रॉब्लम के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को लिखने जा रहे हैं दैट प्रॉब्लम मस्ट बी वेरी केयरफुली डिफाइंड। उसके बाद हमारी बात आती है जब हमारा प्रॉब्लम निर्धारित हो जाए कि ये समस्या है, उस समस्या का हम करते हैं फिर एनालिसिस। एनालिसिस में हमारे पास कुछ फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं, कुछ ये पता पड़ जाता है किसका इनपुट होना है, किसका आउटपुट होना है। उसके बाद अब हम एनालिसिस में जो भी चीज़ हमारे सामने निकल के आई है उसके लिए अब हम उसके बाद हम करते हैं डिज़ाइनिंग, अपने प्रोग्राम की डिज़ाइन बनाना, एक लेआउट बनाना, एक फ्लो बनाना कि हमारा फ्लो किस तरीके से चलेगा। उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम फ्लो चार्ट बना लें या एल्गोरिथम बना लें, जिसको हम अभी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, हाउ टू मेक अ फ्लो चार्ट और हाउ टू मेक एल्गोरिथम।
जब डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाए फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम के थ्रू, फिर उसके अनुरूप हम कोड लिखना शुरू करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग करना। और जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली लिख जाए, उसको फिर हम अलग अलग वैल्यूज देके टेस्टिंग करते हैं, और अगर कहीं गलती निकले तो हम उसको डिबग करते हैं, डिबगिंग करते हैं। जब टेस्टिंग और डिबगिंग हमारी कंप्लीट हो जाए, प्रोग्राम हमारा एरर फ्री हो जाए, तब हमारा काम आता है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। और जब इम्प्लीमेंट कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हो जाता है, तो फिर बाद में उसका जो लास्ट काम बचता है मेंटेनेंस, कि उसमें कुछ अगर जोड़ना है या कुछ गलती आ गई तो उसको फिर बीच बीच में सुधार करना है, तो ये हमारा मेंटेनेंस में आता है। तो अब हम ये समझते हैं कि जो पीछे हमने देखा चैप्टर की प्रोग्राम आपने निर्धारित कर लिया, आपने उसका एनालिसिस कर लिया, अब आपको उसकी डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं एल्गोरिदम कैसे। मान लो 2 नंबर को जोड़ने का एक एल्गोरिदम लिखना है, तो किसी भी प्रोग्राम के स्टेप्स को इंग्लिश या हिंदी में आप स्टेप वाइज लिखते चले जाइए, वो हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। जैसे 2 संख्याओं को जोड़ने का एल्गोरिदम नीचे दिया हुआ है, इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, नाउ ऐड फर्स्ट नंबर विद सेकंड नंबर एंड स्टोर इनटू थर्ड नंबर। अब आ जाएगा डिस्प्ले थर्ड नंबर। तो ये इंग्लिश के सेंटेंसेस जैसा हमने एक स्टेप बना लिया, तो ये हमारा एल्गोरिदम कहलाया। वहीं अगर हम फ्लोचार्ट की बात करें, तो वो भी एक प्रकार से प्रोग्राम के स्टेप्स को लिखना हुआ, लेकिन सेंटेंस के फॉर्म में नहीं, उसको हम लोग सिंबॉलिक पिक्चर के फॉर्म में लिखते हुए चले जाते हैं। जैसे यहाँ एक सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का एक छोटा सा फ्लोचार्ट बना हुआ है। स्टार्ट किया, प्रिंसिपल, रेट और टाइम इनपुट किया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि प्रोसेस में आ गया। उसके बाद हमने एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये सिंबल अलग है, ये सिंबल अलग है, ये अलग है, ये सिंबल अलग है। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर हमें स्टार्ट या स्टॉप करना है तो हमारा ये ओवल काम आता है। अगर हमें प्रोसेस करनी है तो ये रेक्टेंगल काम आता है। अगर हमें इनपुट या आउटपुट लेना है तो हमारा ये पैरेललोग्राम काम आता है। अगर हमें कहीं डिसीजन लेना है सिलेक्टिव, जैसे कि हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, तो वहाँ पर डिसीजन के लिए हम यहाँ पर डायमंड लेते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो तो कनेक्टर लगाकर हम जा सकते हैं, और डिस्प्ले करना हो कोई चीज़ तो ये हमारा डिस्प्ले के लिए इस तरीके का बॉक्स बनता है, ये डिज़ाइन बनती है। तो फ्लो चार्ट तो आप समझ ही गए कि किस तरीके से हमको फ्लो चार्ट बनाना है। हमने पीछे वाले एग्जांपल में भी देखा था। ये देखिए हमारे अलग अलग तरीके के फ्लो चार्ट है। ये सीक्वेंशियल प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट है, ये सिलेक्टिव प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट है जिसमें ब्रांच बन रही है, ट्रू हो तो इस तरफ से, सॉरी ट्रू हो तो इस तरफ से, फॉल्स हो तो इस तरफ से। ये इटरेटिव के लिए बन रहा है कि यहाँ तक आए और फिर ऐसे करके घूम के वापस गए, फिर ये कंडीशन आई, फिर ऐसे घूम के वापस गए, तो ये इटरेटिव फ्लो चार्ट हो गया आपका। तो फ्लो चार्ट बनाने के बाद अब जैसे हमारे पास ये सिलेक्टिव ये जो कंडीशन था इस तरीके का, अभी तक तो हम इस तरीके के प्रोग्राम बनाते हुए चले आए हैं। अब हम ये देखते हैं कि सिलेक्टिव प्रोग्राम को हम पाइथन में कैसे लिखें। इसके लिए पाइथन हमें प्रोवाइड करता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन दी जाती है, ये इसका सिंटैक्स है, इसमें कंडीशन पास की जाती है, कोलन लगा के फिर इसका ब्लॉक बनाया जाता है, और यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं जो तभी चलेंगे जब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी। एक एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, a इक्वल टू 10 किया, इफ a इक्वल टू 10, ये देखिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर है जो a और 10 के बराबर होने की स्थिति में ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा a इज इक्वल टू 10। आइए इसको करके देख लेते हैं। मैंने पाइथन अपना ओपन किया, ये पाइथन खुल गया। तो इंटरैक्टिव मोड में चलते हैं, उसके लिए हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं। यहां से न्यू फाइल में गए, यहां मैंने लिखा a इक्वल टू 10 जैसा कि अभी मैंने वहां पर किया था। फिर मैंने यहां पर पूछा इफ a इक्वल टू 10 और ये ब्लॉक लगाया, सॉरी कोलन लगाया। कोलन के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो देखिए एक इंडेंटेशन के साथ आया, यानी कि अब ये मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट इफ का ब्लॉक शुरू हो गया। तो यहां पर मैं प्रिंट का कमांड देता हूं, a इज इक्वल टू 10, बस ये मैसेज हमने दिया और ये मैसेज को प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको सेव करूं, कोई भी एक नाम दे दूं,
ए डॉट पी वाई नाम से सेव हो गया। इसको मैं जब रन करूंगा तो यहाँ पर ये देगा कि ए इज इक्वल टू 10। क्यों प्रिंट किया इसने? बिकॉज यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है और ए 10 के बराबर है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। यहीं पर अगर मैं 11 कर दूं, उसको सेव करूं और रन करता हूं तो देखिए यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, यहां कुछ भी नहीं हुआ। प्रोग्राम चला लेकिन ए की वैल्यू 11 करने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स के केस में ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो ये देखा आपने कि मतलब इफ कंडीशन हमारी किस तरीके से काम करती है। अभी इसी में मैं और आगे बढ़ूंगा। ये तो था हमारा पाइथन में इफ स्टेटमेंट, जिसमें अगर सिर्फ हम इफ लगाते हैं और कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं करेगा प्रोग्राम। अब अगर मैं ये भी लिखना हो कि अगर a 10 के इक्वल है और अगर मैं a को 11 कर दूं तो वो 10 के इक्वल है या नहीं, तो मतलब उसका else वाला भी पार्ट निकालना हो तो हमें इस तरीके के स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, if else। इसमें क्या होगा, if के साथ जो कंडीशन लगी है तो उसका ट्रू स्टेटमेंट्स यहाँ लिखेंगे और फॉल्स अगर ये कंडीशन होती है तो उसका else स्टेटमेंट्स हम यहाँ लिखेंगे, जैसे कि ये नीचे वाले प्रोग्राम में किया हुआ है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 10 और यहाँ मैंने a इक्वल टू 11 कर रखा हुआ है। उसके बाद जब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो इस ब्लॉक से बाहर आने के लिए एक बैक स्पेस लगाइए और यहाँ पर अब आप लिख दीजिए else, तो ये आपका दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट शुरू हो गया। ये if else का else वाला पार्ट है जिसमें मैं लिखता हूँ कि प्रिंट a is not equal to 10। तो अब इसमें कोई ना कोई एक तो प्रिंट होगा, वो डिपेंड करेगा कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है। सेव किया, रन किया तो लिख कर आ गया a इज नॉट इक्वल टू 10 बिकॉज यहां पर a की वैल्यू मैंने कितनी फिक्स कर रखी है, 11। अगर मैं 10 कर दूं, सेव करूं, रन करूं तो a इक्वल टू 10। तो आपको if और else स्टेटमेंट समझ में आया कि इफ स्टेटमेंट में क्या है कि इफ के साथ जो भी हम कंडीशन देते हैं अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन होगा इन दोनों में से कोई एक। इसी को बोलते हैं हम लोग सिलेक्टिव स्टेटमेंट। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं अपने इस स्लाइड में। इस स्लाइड में अगर आप देखें कि इफ और एलिफ, ये एक छोटा सा प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। इफ कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होने पर, फिर एलिफ दूसरी कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होने पर, एलिफ थर्ड कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होने पर। ये इसका सिंटैक्स हुआ और ये इसका प्रोग्राम हुआ। तो चलिए इसको भी रन करके देखते हैं। अब इसी में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो देखिए एलिफ एक्चुअली एल्स इफ का एक शॉर्ट फॉर्म है। पहले मैं इसको एल्स इफ से बनाता हूं, यानी कि इस एल्स के अंदर जैसे मैं एंटर करता हूं तो फिर से एक इफ कंडीशन यहां पर लगा दूं, a इक्वल टू 20। इसका ब्लॉक बनाऊं, ये इसका ब्लॉक बना। फिर मैं इसके लास्ट में गया और एंटर किया। अब मैं इस इफ का एल्स इसके ठीक नीचे लिखूंगा और इसमें फिर से मैं लिख दूं इफ a इक्वल टू 30। यहां पर मैसेज चेंज कर दूं, थोड़ा सा 20 कर दूं और इसके कोलन लगा के मैं यहां पर लिख दूं प्रिंट a is equal to 30। अच्छा, मैंने ऊपर के मैसेजेस चेंज नहीं किए, यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखा ही हुआ है तो नॉट को हटा देता हूं। अब देखिए, और इस एल्स में, इसके एल्स में मैं डाल दूं कुछ भी प्रिंट करके, प्रिंट रिट्राई, बस इतना खाली लिख देता हूं। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका अगर हम एग्जीक्यूशन देखें, अगर a इक्वल टू 10 है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये प्रिंट होगा। अगर मैं इस पर 20 करूं तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी तो ये कहां जाएगा, इस एल्स में जाएगा। इस एल्स में फिर से एक इफ पड़ा हुआ है तो a इक्वल टू 20। अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाला स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 30 कर दूं तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो इसके एल्स में आएगा। यहां एक और इफ है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा
तो फिर ये इसके एल्स में आएगा, इसके एल्स में जाके ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं 30 के अलावा कुछ और कर दूं तो फिर ये इस इफ के एल्स में जाएगा और बोलेगा रिट्राई। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। अभी ये दे रहा है प्रिंट, सॉरी मैंने पीछे कमांड एक गलत लिख दिया, प्रिंट ये PRINT। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है A इज इक्वल टू, थोड़ा स्क्रीन छोटी कर लूं तो आपको दिखने में आसानी होगी। ये देखिए यहां पर लिखा दिख रहा है आपको A इज इक्वल टू 30, यानी कौन सा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला। अगर मैं 30 की जगह 35 कर दूं, सेव करूं और इसको रन करूं तो लिखा हुआ गया रिट्राई। इसका मतलब इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुआ। अब जो हम लोग अभी स्लाइड देख रहे थे, यहां पर इस स्लाइड में ये एलिफ लिखा हुआ है और यहां पर जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है वो किस तरीके से बनाया हुआ है, एल्स इफ के हिसाब से। तो इसको इतने तगड़े इंडेंटेशन में ना ले जाके, ये लेडर इफ ना बना के हम यहां पर एलिफ लिख लेते हैं। ये देखिए, और ये फिर इंडेंटेशन में यहां आ जाएगा, इसमें फिर से हम एलिफ लिख लेते हैं। ये देखिए, ये फिर इस तरीके से आपको लिखने पड़ेंगे। एल्स ये, अब ये और सिंपल हो गया। इसको मैंने सेव किया, रन किया, तब भी देखिए रिट्राई आ रहा है बिकॉज A इज 35। यहां मैं 20 कर दूं तो कौन सा वाला प्रिंट होगा, देखिए ये फॉल्स हो जाएगा तो इसके एलिफ में आएगा, ये ट्रू हो जाएगा तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। सेव किया, रन किया, देखिए A इज इक्वल टू 20। तो इस प्रकार से हम इफ लगा सकते हैं, सिंपल अकेला इफ। अगर जरूरत पड़े तो इफ एल्स लगा सकते हैं, और अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो हम इफ एलिफ केस तक भी जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स के प्रोग्राम। अब हम लोग कुछ अपने तरफ से इसमें प्रोग्राम्स बनाकर देखते हैं। इस स्लाइड को तो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो इटरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर निकालने के लिए। ये देखिए 3 नंबर इनपुट किए गए ABC के द्वारा। इफ A ग्रेटर देन B, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर A को C से मैच किया, यानी इफ के अंदर जो इफ लगा है इसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ इज डिफरेंट फ्रॉम इफ एलिफ। इफ एलिफ आपका नेस्टेड इफ नहीं है, वो लैडर इफ की श्रेणी में आता है। तो इस प्रोग्राम को बनाकर देखते हैं। पाइथन खोलते हैं और यहां पर एक नई फाइल खोलते हैं, A इक्वल टू, अब यहां पर मैं इंटर ना लगा के ईवेल लगाता हूं, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और इसको यहां पर इस तरीके से 2 बार बंद कर दिया। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं और 3 बार पेस्ट कर देता हूं। इसकी वैल्यू बदल के B, इसकी वैल्यू बदल के C। कॉपी पेस्ट का ये फायदा है कि प्रोग्राम के कई सारे कोड हम मतलब ज़्यादा नहीं लिखने पड़ते हैं। सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद अब हमारा जो मेन काम शुरू होता है वो है इफ A ग्रेटर देन B, देन फिर इसके अंदर एक और इफ A ग्रेटर देन B कोलन, सॉरी ऊपर चला गया, लैपटॉप में टाइप करने में यही समस्या है। ये आया, इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट ग्रेटर इज और कॉमा A। ये मेरा मैसेज प्रिंट हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब सबसे पहले मेरा जो सबसे अंदर वाला इफ था उसका सबसे पहले एल्स चालू होगा, और यहां पर मैं इसको कर देता हूं ग्रेटर इज C। अब ये वाला इफ का एल्स बंद हो गया। अब इस इफ का एल्स बचा हुआ है, तो मैं एंटर करके आऊंगा
और इसके ब्लॉक से बाहर निकल जाऊंगा, एल्स एंटर। और फिर से क्योंकि ए और बी की लड़ाई हो चुकी है, ए और सी की, सॉरी यहाँ पर सी कर लीजिएगा, सी की लड़ाई हो चुकी है, अभी बी और सी की लड़ाई बाकी है। तो यहाँ पर इफ में बी ग्रेटर देन सी करना और बाकी है बी, और यहाँ पर ये प्रिंट किया तो यहाँ पर आएगा आपका बी, और इस इफ का अभी एल्स बाकी है तो यहाँ पर आएगा सी। इसको मैंने सेव किया बी नाम से, और अब इसको रन करता हूँ। तो देखिए पहला नंबर मांग रहा है, 12 दिया, 34 दिया और 32 दे दिया। तो बताइए कौन सा बड़ा है अपने आप, 34। प्रोग्राम अगर सही बना होगा तो सही रिटर्न करेगा 34। तो आपने देखा ये वाला कोड किस प्रकार से काम कर रहा है। तो ये तो था 3 नंबर में बड़ा प्रोग्राम निकालने के लिए। तो अब आप अपने लिए असाइनमेंट ले लीजिए 3 नंबर में छोटा प्रोग्राम निकालने के लिए, और 4 नंबर में छोटा या बड़ा निकालने के लिए। इस तरीके से आप अपने प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। इफ कैसे लगाना ये आपको समझ में आ ही गया। अब एक और एग्जांपल यहीं पर ले लेते हैं। अगर मैं किसी के मार्क्स इनपुट करूं और राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट और रिजल्ट on the basis of given marks। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये जो मैंने हैश लगाया और ये रेड कलर से हो गई, तो ये बन गया मेरा सिंगल लाइन कमेंट, एंड दिस कमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। गॉट इट। तो अब मुझे टोटल मार्क्स एंटर करने हैं, तो मैं मार्क्स के लिए ले लेता हूँ MARKS इक्वल टू eval और इसके अंदर इनपुट एंटर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 500। ये मैंने मैसेज दे दिया। जब आपके मार्क्स इनपुट हो गए तो अब आपको निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज इक्वल टू कैसे निकालेंगे आप, मार्क्स ऑब्लिक 5। अब चाहे आप मार्क्स इंटू 100 अपॉन 500 करिए, चाहे मार्क्स अपॉन 5 कर दीजिए, एक ही बात है। अब आपने कंडीशन लगाई, इफ PER इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 देन कोलन लगाइए, अदरवाइज वो इंडेंटेशन में नहीं आएगा। देन प्रिंट फर्स्ट डिवीजन। मैं मैसेज थोड़े शॉर्ट में टाइप कर रहा हूं। अब यहां पर आ जाइए, इफ PER इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। अगर 45 से बड़ा होगा तब तो ऊपर ही जाएगा। तो 45 कोलन लगाया और प्रिंट यहां पर सेकंड डिवीजन एलिफ PER ग्रेटर or equal to 33, then print third division, else। अब लास्ट में कुछ बचा नहीं। अगर 33 से नीचे है, मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो सीधी सी बात है 33 से नीचे है, उस केस में हमको प्रिंट करना है प्रिंट फेल। ये मैंने फेल को प्रिंट किया, सेव किया और इसको रन किया। अब उसने आपसे 500 में से मार्क्स मांगे, आपने दिया 300। मुझे थोड़ा गैप देना चाहिए था उसके बीच में, मैंने नहीं दिया। आप देख लीजिए, तो 300 के करने पर इसका परसेंटेज निकला होगा 60%। 60% के केस में इसका आना चाहिए फर्स्ट डिवीजन। ये देखिए फर्स्ट डिवीजन आ गया। अगेन मैं ऊपर जाकर इसको फिर से करता हूँ और इस बार मार्क्स में देता हूँ 295 मान लीजिए दे दिया, तो ये 60% से नीचे आ गया, तो ये इसको देखा सेकंड डिवीजन। गॉट इट। तो आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ कैसे, मतलब छोटा सा एक प्रोग्राम है डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए। तो आप इसी को और एक्सटेंड कर सकते हैं कि आप मार्क्स लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और 5 सब्जेक्ट्स में, फिर आप इसमें टोटल मार्क्स निकालिए। फिर ये भी देखिए कि अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो बंदा सप्लीमेंट्री दे, 2 में फेल है तो फेल्ड दे।
ये सारे एक करके आप एक कंप्लीट रिजल्ट के लिए एक बड़ा सा बढ़िया प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हम फिर से इस पर लौटते हैं। तो ये था हम लोगों का इफ एल्स और इफ एलिफ और इफ स्टेटमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स। सिलेक्टिव टास्क कह लीजिए, इटरेशन कह लीजिए, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो पाइथन में हम लूप किस प्रकार से लगाएं इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। इस प्रकार के जितने भी टास्क होते हैं उनमें क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं, कुछ स्टेटमेंट कह लीजिए, कुछ स्टेटमेंट्स का ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि एक सर्टेन कंडीशन ना आ जाए या सर्टेन कंडीशन हमारी सेटिस्फाई ना हो जाए। किसी भी लूप में तीन चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। स्टार्ट यानी कि प्रारंभिक मान देना, इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना, स्टॉप लूप को आगे बढ़ाने वाला लूप को ख़त्म करने वाला एक कंडीशन, और स्टेप लूप को प्रारंभिक मान से लेकर समाप्त करने तक की स्थिति में बढ़ने वाला जो कदम होता है, स्टेप उसको हम कहते हैं। जैसे ये फ्लो चार्ट है, इसमें एक इनपुट लिया, एक वैल्यू इनिशियलाइज कराई, यानी कि ये जो पोर्शन है ये हमारा स्टार्ट हो गया, ये हमारी स्टॉप की कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है मीन्स तो हम यहाँ चले जाएंगे, अगर अनसेटिस्फाइड है तो हम इस तरफ रहेंगे। तो मान लीजिए ये कंडीशन आई, अगर ये ट्रू है तो हमने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया, ये हमारा स्टेटमेंट जो कि बार बार एग्जीक्यूट होगा, रिपीट होगा। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया स्टेप, जिसमें हम लूप को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि आई को 1 से लेकर n तक ले जाने के लिए हम i = i+1 कर रहे हैं। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार के काम के लिए पाइथन हमें दो प्रकार के लूप देता है, एक फॉर लूप जो कि काउंटिंग बेस्ड रहता है, एक व्हाइल लूप जो कि कंडीशनल बेस्ड रहता है। फॉर लूप में क्या होता है, काउंटिंग चलती है, एक शुरू वाली वैल्यू से लेकर आखिरी वाली वैल्यू तक कुछ कुछ स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं और ये गिनती के फॉर्म में आगे चलता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं काउंटिंग बेस्ड। जबकि व्हाइल लूप में क्या होता है, एक कंडीशन होती है, इनिशियल वैल्यू देने के बाद एक कंडीशन तक अगर आपको पहुंचना है तो उसमें फिर हम धीमे धीमे स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और कंडीशन तक पहुंचते हैं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं होगी तो हम कभी भी लूप से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो अब हम इन लूपों को एक साथ पढ़ते हैं अगली स्लाइड्स में, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, रेंज फंक्शन, जो कि पाइथन में बहुत काम का फंक्शन है। इसके काम को समझने के लिए पहले हमको इसका सिंटैक्स समझना पड़ेगा। अभी मैंने ये सिंटैक्स, इसका पार्शियल सिंटैक्स लिखा है, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा और बड़ा होता है। सिर्फ समझाने के लिए पहले यहाँ पर मैं दे रहा हूँ रेंज के साथ ब्रैकेट में आप लिखेंगे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो मान लीजिए हमने लिखा रेंज 0,5 ये पैरेंथेसिस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार की लिस्ट रिटर्न करेगा 0, 1, 2, 3, 4। देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इनिशियल वैल्यू को तो कंप्लीट लेगा, लेकिन जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको वहां तक ना जाके उससे एक कम तक ये रिटर्न करता है, और ये लिस्ट इस प्रकार से बनाकर आपको दे देता है। लिस्ट हम जैसा कि पहले अभी आगे आने वाले उसमें पढ़ेंगे कि लिस्ट एक प्रकार से म्यूटेबल डेटा टाइप होती है। इसके हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ये लिस्ट है हमारी। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट किस प्रकार से काम करती है। ये लिस्ट में जो लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट से एक कम तक के सारे वैल्यूज को ले लेगा। अब मैंने लिखा रेंज 0, 10, 2, तो अब इसमें सिंटेक्स में आप थोड़ा सा ये बढ़ा लीजिएगा, कॉमा करके यहाँ पर स्टेप लिख लीजिएगा। लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक पहुँचने के लिए हमें जितने जितने स्टेप आगे बढ़ने हैं या पीछे आना है वो आप स्टेप वहाँ पर लिख देते हैं। तो जैसे ये जो एग्जाम्पल है आपका रेंज 0, 10, 2, तो ये भी एक लिस्ट रिटर्न करेगा, लेकिन शुरुआत 0 से करेगा। इसका जो अगला एलिमेंट होगा वो होगा 2, क्योंकि इसमें 2 का एडिशन हो रहा है। मतलब इसका यहाँ पर ये मतलब हुआ 0 से लेकर 10 तक की लिस्ट रिटर्न होगी, लेकिन 2 के अंतर से। इसका मतलब हुआ +2। तो यानी कि इसमें रिटर्न होगा 0, 2, 4, 6, 8। 10 तक नहीं जाएगा क्योंकि लिस्ट हमेशा एक कम तक रहती है। अब अगर आपने रेंज दिया 5, 0, -1, तो ये कहाँ तक रिटर्न करेगा? देखिए इनिशियल वैल्यू तो 5 से शुरू होगी, 4, 3, 2, 1, और -1 होने की वजह से एक कम तक ये कहाँ तक दिखाएगा आपको? 1 तक, 0 तक नहीं जाएगा ये। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ 0 रेंज, ये तो ऊपर वाला ही एग्जांपल हो गया, मैंने इसको रिपीट कर दिया है। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि हम रेंज में
इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिस्ट ले सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिस्ट ले सकते हैं। अब ये कहाँ काम आएगा अभी देखते हैं आगे। लूप में एक और ऑपरेटर बहुत काम आएगा, इन या नॉट इन। इन ऑपरेटर क्या करता है, जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था, कि जैसे मैं अगर लिखता हूं 3 इन दिस लिस्ट 1 2 3 4, तो ये स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज दिस 3 इज एग्जिस्टिंग इन 1 2 3 4। अब अगर मैं दूं 5 इन 1 2 3 4, देन इट विल रिटर्न फॉल्स बिकॉज दिस 5 एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस लिस्ट। और नॉट इन ऑपरेटर कैसा होता है, जैसे अगर मैं लिखूं 5 नॉट इन 1 2 3 4, इट विल रिटर्न ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट रिटर्न करेगा क्योंकि ये जो 5 नाम का जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 की लिस्ट में नहीं है। तो अब ये काम कैसे करें ये देखते हैं। हमने लिखा फॉर ए इन 1 2 3, एक यहाँ पर लिस्ट हमने दे दी, क्या था, रेंज ना देके सीधे सीधे लिस्ट दे दी। अब अगर ए की वैल्यू, हाँ, तो इसमें क्या होगा कि ये ए में एक एक वैल्यू यहाँ शिफ्ट होगी। शिफ्ट क्या मतलब, दिस ए विल टेक दिस 1, ये 1 को प्रिंट करेगा और 1 का स्क्वायर प्रिंट करेगा। फिर ये 2 इस ए में आ जाएगा। ये एक्चुअली लिस्ट को एक्सेस कर रहा है यहाँ से, एक एक वैल्यू ए में आ रही है। जितने बार लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी ये लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। तो फॉर ए इन 1 2 3 इट इज प्रिंटिंग 1 एंड 1 स्क्वायर 1। फिर 2 को उठाएगा, 2 प्रिंट करेगा और ये वैल्यू देगा 4। फिर 3 को उठाएगा और फिर ये वैल्यू देगा 9। तो इसको रन करके एक बार देखते हैं हाउ इट इज वर्किंग। तो इसके लिए हम खोलते हैं पाइथन। पाइथन का ये ऑपरेटर खोला। यहाँ पर मैंने दिया फॉर, स्क्रिप्ट में लिख के हम इसको इंटरेक्टिव मोड में ही कर लेते हैं। फॉर ए इन लिस्ट बनाई 1 2 3, लिस्ट को बंद किया, कोलन लगाया, यहाँ पर प्रिंट ए, और फिर यहाँ पर दे रहे हैं प्रिंट ए स्टार ए। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पर वापस आए, बैक स्पेस दिया ताकि हम अपने इसको एग्जीक्यूट कर पाए। एंटर किया तो देखिए 1 1 2 4 3 9। तो अब आपको ये क्लियर हुआ कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। पहले ए में 1 आया, यानी कि यहाँ से ए, इस लिस्ट से एक एक आइटम उठ के ए में आता जाएगा और फिर ए को ये हम यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फॉर लूप काम करता है। फॉर लूप तो अभी हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये देखिए इन ऑपरेटर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप हमारा वर्क कैसे करता है ये देखिए। फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार से है कि फॉर एक यहाँ पर वेरिएबल इन सीक्वेंस, यहाँ पर एक सीक्वेंस देंगे, कोई भी लिस्ट हो सकता है या कोई भी आप स्ट्रिंग ले सकते हैं। इस वेरिएबल में इसकी एक एक वैल्यू तब तक ट्रू होती रहेगी जब तक ये सीक्वेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। और उसके बाद यहाँ पर हम वो लिखते हैं जो स्टेटमेंट्स को हमें रिपीट करवाना हो, वो स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर लूप के द्वारा किसी संख्या का पहाड़ा, जो हम लोग टेबल बोलते हैं, मान लीजिए एक नम नाम से एक वेरिएबल ले लिया, इसमें इंट इनपुट, ये तो आपको पता ही होगा। इनपुट लेकर इसमें एक वेरिएबल आ जाएगा, वेरिएबल में एक नंबर आ जाएगा। मान लीजिए वो नंबर दिया मैंने 10 फॉर ए इन रेंज 1 11। तो अब क्या होगा, इसमें एक लिस्ट तैयार होगी 1 से लेकर 10 तक, 11 तक नहीं जाएगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा रेंज फंक्शन 1 से लेकर n-1 तक रिटर्न करता है। तो ये रेंज पूरी एक लिस्ट तैयार करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब उस लिस्ट में से पहली वैल्यू निकल के ए में आएगी। फिर नंबर में हमने जो प्रिंटिंग कैसे दे रहे हैं, यहाँ पर नंबर प्रिंट होगा, देखिए 10 प्रिंट हुआ। फिर ये x प्रिंट होगा जो कि यहाँ पर गुणा का साइन आपको दिखाई देगा। फिर a की वैल्यू प्रिंट होगी, a की वैल्यू पहली बार में कितनी है 1, ये 1 प्रिंट होगा। फिर इक्वल मैसेज के तौर पे प्रिंट होगा। फिर यहाँ प्रिंट होगा नंबर इंटू a, नंबर में है 10 और a में है 1, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा 10। अगले रिपीटिशन में, क्योंकि आगे और कोई स्टेटमेंट है नहीं, अभी फिर से ये फॉर लूप चलेगा। अब a की वैल्यू नेक्स्ट होगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली इसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो नेक्स्ट वैल्यू होगी इस लिस्ट में 2। तो अब यहाँ पर नम में कितना है 10 प्रिंट हुआ, x प्रिंट हुआ, a की वैल्यू हुई 2,
इक्वल प्रिंट हुआ, नम की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू है 2, तो ये 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 हो गया। ऐसे 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारी रेंज की सारी वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती, यानी अप टू 10। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ कि किस प्रकार से हमारा फॉर लूप काम कर रहा है रेंज के साथ। अब अगर हमें व्हाइल लूप के द्वारा सेम काम करना हो, अब यहां पर व्हाइल लूप भी समझ लेते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो व्हाइल लूप में क्या होता है कि ऊपर कहीं आप वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद व्हाइल लूप लगाएंगे, यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, और लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तभी अंदर ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर लूप की बॉडी लिख दी। अब इसको समझते हैं कैसे। यही टेबल का जो हम पीछे प्रोग्राम बनाए थे, इसको यहाँ पर अब फॉर लूप के थ्रू बनाते हैं। n इक्वल टू इनपुट ले लिया, ये तो सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर c इक्वल टू 1 हमें व्हाइल लूप के बाहर इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1 के जो c की वैल्यू है, जो हमारा काउंटर है, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक चलेगा। तो इसमें हम कंडीशन क्या लगाएंगे, c इक्वल टू 1 से चलेंगे, और व्हाइल तब तक ये काम होता रहे जब तक कि c की वैल्यू हमारी 11 से छोटी रहे, यानी 10 तक तो काम करेगा, जैसे 11 पहुंचेगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स के केस में हम आ जाएंगे बाहर। तो ये हमारी स्टॉप कंडीशन हुई। तो व्हाइल लूप लगाया, c लेस देन 11 लिखा, और उसके बाद प्रिंट। फिर वो मैसेज तो आपको समझ ही आ गया होगा, पहले n, फिर x, ये जो x प्रिंट है, फिर c की वैल्यू जो पहले 1 थी, फिर इक्वल, फिर c इंटू n यानी कि 1 इंटू 5, 5 प्रिंट हो गया। c इक्वल टू c प्लस 1 करने से अब हमारा लूप में जो c का काउंटर है वो आगे बढ़ गया। अब 1 को छोड़कर c में वैल्यू कितनी आ गई, 2। लूप फिर चलेगा, 2 अभी भी 11 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। फिर यहां पर आइए, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, देखिए ये प्रिंट हो गया। उसके बाद c इक्वल टू c प्लस 1 होने की वजह से c की वैल्यू अब हो गई 3 के केस में फिर से लूप ऊपर जाएगा, और कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर ये इस तरीके से नाचता रहेगा। 10 तक ये वैल्यू सही से प्रिंट करेगा। जैसे ही इसमें वैल्यू c इक्वल टू c प्लस 1 होने की वजह से 11 होगी, उस केस में कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फिर ये अंदर ना जाके यहां से सीधा कहां जाएगा, बाहर। इस प्रकार से हमारा व्हाइल लूप काम करता है। अब देखते हैं हम लोग जंप स्टेटमेंट्स, लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार ये प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं। यहां पर स्क्रिप्टिंग मोड में जाते हैं। यहां लिखा हमने n इक्वल टू इंट और इनपुट एंटर नंबर। इसके बाद हमने c इक्वल टू 1 लिया, व्हाइल लूप लगाया, c की वैल्यू जब तक 11 से छोटी रहे पूरन लगाया, और प्रिंट करते रहे हम बार बार क्या, n कॉमा डबल कोट्स में x, ताकि ये गुणा का साइन दिखाए, c की वैल्यू कॉमा फिर इक्वल की वैल्यू, इक्वल का मैसेज, फिर कॉमा n इंटू c, और इसको हमने ऐसे बंद किया। फिर इसके बाद हमने किया c इक्वल टू c प्लस 1, और इसको एंटर करने के बाद हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने में मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, a.py नाम से सेव हो जाएगा। इसको मैं रिप्लेस करता हूँ और रन करता हूँ। देखिए एंटर द नंबर, मैंने कोई भी नंबर दे दिया, ये उसका टेबल ऐसे प्रिंट कर देगा। तो अब आपको समझ में आ गया व्हाइल लूप कैसे काम करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग जंप स्टेटमेंट्स में। जंप स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी भी कंडीशन, अगर वो एनकाउंटर होते हैं, एनकाउंटर कहना सही होगा, अगर वो एग्जीक्यूशन के फ्लो में आ जाते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से जंप कर जाते हैं। कहाँ जंप करना है, जैसे ये ब्रेक लगा हुआ है, व्हाइल लूप में आपने कोई कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इफ के साथ आपने एक और कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ब्रेक, अगर ट्रू नहीं होता है तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक एनकाउंटर होगा। जैसे ही ब्रेक एनकाउंटर होगा तो ये स्टेटमेंट 2 और 3 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सीधा फ्लो को बाहर ले आएगा, यानी कि ये लूप के फ्लो से ही बाहर आ जाएगा, लूप को खत्म कर देगा, लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो ये काम है ब्रेक का। तो ब्रेक इज अ काइंड ऑफ जंप स्टेटमेंट व्हेन इट अकर्स, इट ब्रेक्स द ब्लॉक। तो ब्रेक एक ऐसा
स्टेटमेंट है जो कि जहां पर भी इसका एनकाउंटर होगा तो वहां से उस ब्लॉक को ये तोड़ देगा। तो व्हाइल लूप में देखिए इस प्रकार से लगा हुआ है, फॉर लूप में देखिए इस प्रकार से लगा हुआ, दोनों के केस में ये सेम काम ही करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है ये n में आपने इनपुट लिया, c को चलाया आपने 10 तक, वही पहाड़ा प्रिंट करने के लिए। अगर c इक्वल टू 5 हो जाता है तो ब्रेक, अदरवाइज ये प्रिंट करता रहेगा। तो देखिए आपका 4 1 जा 4 के लिए प्रिंट हुआ, 4 2 जा 8 के लिए प्रिंट हुआ, 4 3 जा 12 के लिए प्रिंट हुआ, 4 4 जा 16 के लिए प्रिंट हुआ। जैसे 4 into 5 आया, यानी कि c की वैल्यू 5 मिली इसको, तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्रेक एनकाउंटर हुआ, तो इसने इसके फ्लो को कहाँ फेंक दिया, बाहर, यानी आगे का फिर कोई भी प्रिंट नहीं हुआ। वही चीज फॉर के साथ। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जीक्यूट कराए हुए प्रोग्राम है और उसी प्रोग्राम रन किए हुए प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट्स हैं, इसलिए अब मैं आपको इसको रन करके बार बार नहीं दिखा रहा हूं। कंटिन्यू स्टेटमेंट एक इस प्रकार का जंप स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम के फ्लो को नीचे न ले जाकर, ब्लॉक को ब्रेक न करके ब्लॉक को कंटिन्यू कर देता है। बस फर्क इतना है कि ये जहां एनकाउंटर होगा उसके आगे के स्टेटमेंट्स ब्लॉक के वो स्किप कर देगा, वो सीधे से फिर से नई कंडीशन के साथ ऊपर चला जाएगा, नए मान के साथ ये ऊपर चला जाएगा। चाहे हम इसको व्हाइल में लगाएं, चाहे हम इसको फॉर में लगाएं। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहां हमने सेम वही प्रोग्राम लिया, बस बीच में एक कंडीशन डाल दी, इफ c इक्वल टू 5 देन कंटिन्यू। तो इसमें आप गौर करिए, देखिए 5 वाला जो फैक्टर है वो यहां पर गायब है। ये देखिए 1 2 3 4 और 4 के बाद जैसे 5 मिला तो 5 के केस में ये आगे प्रिंटिंग नहीं की इसने, वो यहां से वापस अगले मान के साथ कंटिन्यू हो गया और रेंज में इसकी वैल्यू फिर कर दी इसने 6 के केस में कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर से ये प्रिंट हो गया। तो देखिए 4 के बाद सीधा यहां पर 6 आया है, 5 वाला मैटर यहां से गायब हो गया। तो आशा है कि आपको ये कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। नेस्टेड लूप, जब हम लूप के अंदर लूप लगाते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर जो हम लोग अक्सर इस तरीके की प्रोग्रामिंग करते हैं कि आपका ये आउटपुट है, एक पहली लाइन है तो 1 स्टार, दूसरी लाइन है तो 2 स्टार, तीसरी लाइन है तो 3 स्टार, चौथी लाइन है तो 4 स्टार, पांचवी लाइन है तो 5 स्टार। अगर आपने 5 नंबर दिया, अगर 10 दिया तो यही फिर 10 तक कंटिन्यू जाएगा। तो यहाँ पर एक n इनपुट लिया, r इन रेंज 1 से लेकर n+1 तक इसलिए चलाया क्योंकि हमको लूप 1 से लेकर n तक चलाना है, तो हमको इसमें एक ज्यादा तक देना पड़ेगा। फॉर c इक्वल टू इन रेंज चलाया 1, r+1, तो ये इसलिए चलाया कि r की वैल्यू जब 1 है और इस लूप के अंदर ये लूप चलेगा, तो जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं चल जाएगा तब तक ऊपर वाले लूप का अगला मान नहीं आएगा। यानी इसके r के एक वैल्यू के लिए c 1 से लेकर r तक चलेगा। तो r की वैल्यू 1 है तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 1 तक। ध्यान रखिए क्योंकि 1+1 हो जाएगा 2, तो ये जो लिस्ट रिटर्न करेगा ये 1,1 रिटर्न करेगा, 1 ही रिटर्न करेगा, सॉरी। तो एक ही स्टार प्रिंट होगा। और कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोट्स लगाने का मतलब है ये जो नेक्स्ट स्टार प्रिंट होगा वो सेम लाइन में प्रिंट होगा। तो अब इसको गौर से समझिए, r इन रेंज 1, n+1 दिया तो ये चला 1 से लेकर 5 तक, लेकिन अंदर वाला लूप इसके वैल्यू 1 के लिए चला 1 से लेकर 1 तक, तो एक स्टार प्रिंट हुआ और एक ही स्टार प्रिंट होगा क्योंकि उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर निकलेंगे, बाहर लिखा है प्रिंट, तो प्रिंट क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। तो एक स्टार प्रिंट करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आपको ले आएगा, क्योंकि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस लूप से बाहर पड़ा हुआ है, ये इस ब्लॉक का नहीं है। अब r की वैल्यू नेक्स्ट बढ़ेगी, कितनी हुई 2, तो ये लूप कहां तक चलेगा, c वाला। अब ये c वाला चलेगा 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि यहां पर होगा 1,3, तो ये 1,2, यानी ये लिस्ट 2 रिटर्न करेगा। तो ये स्टार कितने बार प्रिंट होगा, 2 बार प्रिंट होगा। लेकिन एंड इक्वल टू डबल कोट्स की वजह से ये दोनों स्टार एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। ये देखिए जैसे ये c वाला लूप टर्मिनेट होगा, फिर से इसको बाहर, इस लूप के बाहर इसको मिलेगा प्रिंट, कुछ नहीं खाली, तो ये इसकी लाइन चेंज कर देगा, यानी अब यहाँ इस नेक्स्ट लाइन में इसका कर्सर आ जाएगा। अब r की वैल्यू हुई 3, तो ये c में अब 1, 2, 3 रिटर्न होगा, तो ये स्टार प्रिंट होंगे 3,
एक ही लाइन में, उसके इस लूप से बाहर आएगा तो इसकी लाइन फिर से चेंज हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट लाइन। अब r की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 स्टार, 5 हो जाएगी तो 5 स्टार। इस प्रकार से नेस्टेड लूप हमारा काम करेगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। पाइथन खोला हमने, यहां पर ये वैल्यू इनपुट लेने के बाद मैंने फॉर लूप लगाया। रो के लिए r लिख लिया इन रेंज 1, n+1, कोलन लगाया फॉर c इन रेंज 1, इसमें भी मैं n+1 लिखता हूं। अभी देखिएगा क्या होता है। और सॉरी, इसमें कोलन नहीं लगा पाया था, ये कोलन लगाया। अब यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट, स्टार ही प्रिंट करना है, कॉमा, एंड इक्वल टू डबल कोट्स। एंड इक्वल टू डबल कोट्स लगाने पर जो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी वो सेम लाइन में प्रिंट होगी। फिर इस लूप से बाहर निकल के मैं लिखता हूं प्रिंट और ब्लैंक स्टेटमेंट। इससे ये क्या होगा कि जब एक लाइन का प्रिंट हो जाएगा 5-6 स्टार, तो फिर वो अगली लाइन में आ जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूं, इसको रन करता हूं। इसमें अगर मैं वैल्यू देता हूं 9, तो देखिए 9 एक रेक्टेंगल में प्रिंट हुआ। ये भी 9 है और ये भी 9 है। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये लूप भी 9 टाइम्स चल रहा है और इसकी हर एक वैल्यू के लिए ये वाला लूप भी 9 टाइम्स चल रहा है। अब अगर मैं यहां पर R कर दूं, सेव करके इसको रन कराता हूं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको इसका आउटपुट क्लियरली समझ में आए। ये यहां पर मैंने अब दिया 9, तो देखिए ये किस प्रकार प्रिंट होगा। ये देखिए पहली लाइन है तो 1, दूसरी लाइन है तो 2, तीसरी लाइन है तो 3, चौथी लाइन है तो 4। इस प्रकार से लूप चल सकता है। ये एक पैटर्न हो गया। अब अगर इसी में मैं चेंजेस कर दूं, यानी कि रेंज को यहां चलाऊं n से लेकर 1 तक, 1 को 0 तक चलाता हूं और यहां पर कर देता हूं -1। अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करेगा। यहां पर वैल्यू दी मैंने 9, तो ये देखिए इस प्रकार से प्रिंट किया, यानी पैटर्न बदल गया। तो अब आप इसमें दिमाग लगाइए कि कैसे पैटर्न बदला। पहला लूप चला 9 से लेकर 0 तक, तो ये तो एक लाइन में 9 ही, मतलब इसने 9 लाइनें क्रिएट कर दी। फिर C की वैल्यू चली 1 से लेकर R तक। R की वैल्यू पहले कितनी है, 9 देने पर 9 थी, तो अब अंदर वाला लूप चलेगा 9 टाइम्स। कितने टाइम चलेगा, 9 टाइम्स। तो ये 9 स्टार प्रिंट करेगा एक ही लाइन में। ये इसने 9 स्टार प्रिंट किए एक ही लाइन में। उसके बाद अब ये R में वैल्यू है 9 के बाद 8, तो अब C में जो C चलेगा वो कितने टाइम चलेगा, 8 टाइम्स चलेगा, यानी कि 8 स्टार प्रिंट करेगा एक ही लाइन में। तो देखिए 8 स्टार्स। नेक्स्ट टाइम R की वैल्यू 7 रहेगी तो ये लूप चलेगा 7 टाइम्स। इस प्रकार से उल्टा लूप प्रिंट हो गया। तो ये सेकंड पैटर्न हो गया। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये हमारा जो लूप है, नेस्टेड लूप, ये किस प्रकार से काम